गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। इस चैप्टर के अंतर्गत हम न्यायपालिका के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका के विषय में विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के दो अन्य अंग, विधायिका एवं कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि अगर वह हस्तक्षेप करेगा तो इसकी स्वतंत्रता का हनन होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से यह अभिप्राय भी है कि न्यायाधीश बिना भय अथवा भेदभाव के अपना कार्य कर सके, उन्हें किसी के दबाव में निर्णय ना देना पड़े, तो ये उसकी स्वतंत्रता को निश्चित करते हैं। भारतीय संविधान में एक एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। उसके बाद हम आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। नंबर 1 है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये कौन कौन से होते हैं? केंद्र तथा राज्यों के बीच तथा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उठे विवादों का निपटारा करना, ये किसका काम है? सर्वोच्च न्यायालय का। संविधान में वर्णित संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। द्वितीय है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यदि वो उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, उसके फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील कर सकता है। दोबारा उसके केस पर विचार किया जा सकता है। तीसरा है परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति यदि चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने को बाध्य नहीं है तथा राष्ट्रपति भी सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। केवल ये सलाह दे सकते हैं, मानना ना मानना उनका अपना मत है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम जनहित याचिका। न्यायिक प्रक्रिया का सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन है। ये आपने सुना होगा, जनहित याचिका में जो जारी होता है, तो इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति के अपने निजी हित के लिए वो याचिका नहीं दायर करता, बल्कि किसी एक विशेष समुदाय की समस्याओं को उठाया जाता है और उस समस्या को न्यायालय के सामने रखा जाता है। जैसे कि पहली जनहित याचिका 1979 में समाचार पत्रों में छपी खबरों को आधार बनाकर एक वकील के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में बिहार के विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए दायर की गई थी कि जो बिहार के जेलों में जो कैदी थे उनको एक समय सीमा के बाद उन्हें रिहाई के लिए याचिका डाल दी गई थी कि इन्हें रिहा किया जाए। ठीक है। तो उन्होंने किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए याचिका नहीं डाली थी। वह किसके लिए डाली थी? अखबारों में एक खबर छपी थी कि बिहार के विचाराधीन, जिन पर विचार किया जा रहा है, जिन पर केस चल रहा है, फैसला नहीं हो रहा है, एक समय सीमा के बाद उनकी जो, अगर वो कोई अपराधी होते हैं तो एक समय सीमा के बाद उन्हें रिहाई मिल जाती है, लेकिन अगर उनके केस को विचाराधीन ही रखा जाता है तो उनकी रिहाई की एक कोई सीमा होनी चाहिए। तो उनके फेवर में ये याचिका दायर की गई थी। इस मुकदमे को हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद है न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा दो प्रकार से करती है। किस प्रकार से? एक तो रिट जारी करके, जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामदेश और आदि, और दूसरे सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को गैर संवैधानिक घोषित करके उसे लागू करने से रोक सकता है। ठीक है।
तो जैसे विधायिका ने कोई कानून पास किया है तो उसको गैर संवैधानिक घोषित करके उसे लागू होने से रोक सकता है न्यायालय। उसके बाद आते हैं हम अगले पॉइंट पर। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक समीक्षा है। वो देखता है कि न्याय सही किया गया है या नहीं किया गया न्यायालयों द्वारा। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता को जांच सकता है कि जो कानून लागू किया गया है वो संविधान के अधीन है या नहीं, संविधान के दायरे में है या नहीं। न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों और संविधान की व्याख्या कर सकती है। उसके बाद आते हैं हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता तथा शुचिता को बनाए रखने के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, निष्पक्ष फैसले करे, तो इसके लिए अनेक प्रोविजन किए गए हैं। अगला पॉइंट है हमारा, न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह होती है। भारतीय न्यायपालिका के सामने 3 समस्याएं या निम्नलिखित 3 बिंदु उसकी सीमाएं निर्धारित करती हैं, उनकी शक्तियों को संकुचित करती हैं। यह उनकी सीमाएं हैं शक्ति की। जैसे कि सबसे पहला क्या होता है, कोई भी फैसला करने के कारण, कोई भी फैसला देरी होने का एक कारण ही होता है कि न्यायालयों के पास समय और कर्मचारियों का अभाव होता है। उसके बाद सार्वजनिक आलोचना का भी भय होता है। कई बार मीडिया न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध प्रचार करती है और उसको इस बात का भय होता है कि कहीं उनके फैसले को गलत साबित ना कर दिया जाए, तो इसलिए वो सोच समझ के फैसला करने की कोशिश करती है। उसके बाद है कार्यपालिका द्वारा कार्रवाई का भय। कार्यपालिका जो कानून लागू करती है वो भी सर्वोच्च न्यायालयों पर या न्यायालयों पर अपना प्रभाव छोड़ती है, अपना प्रभाव डालती है। तो ये सारे कारण होते हैं जबकि वो भारतीय न्यायपालिका के सामने समस्याएं आती हैं, उनकी सीमाओं को निर्धारित करते हैं। तो ये हमारा न्यायपालिका चैप्टर के पूरा चैप्टर एक संक्षिप्त रूप में समझाने का मैंने प्रयास किया है, जिसको समझ के तुम पूरे चैप्टर के बारे में जान सकते हो। धन्यवाद।